नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चले मेरे स्टूडेंट्स, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरसी सिंह चैनल में। आप पढ़ रहे हैं आरसी सिंह चैनल में और आरसी सिंह बाय केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री बाय आरसी सिंह। और इस चैनल में जो भी पढ़ाया जाता है टोटल प्योरली एनसीईआरटी के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। इसलिए चैनल को आप लोग अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जो जो आप बन सके करिएगा। तो देखिए, इस समय हम तत्वों का वर्गीकरण चल रहे थे। जितने भी हमारे पास एलिमेंट हैं उनको वर्गीकृत किया जा रहा है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था डोबेर आइलैंड वैज्ञानिक आए थे और उन्होंने अपना त्रिक नियम दिया था। उसके पश्चात आए थे आपके वैज्ञानिक अष्टक, न्यूलैंड आए थे, तो उन्होंने अपना अष्टक नियम दिया था। फिर उसके बाद आ गया आपके कौन सा ग्राफ, लोथर मेयर वाला ग्राफ था, और उन्होंने अपना दिया। लेकिन अभी तक जो ये वैज्ञानिक आए थे वो परमाणु भार को एक आवर्ती फलन के रूप में माना था। लेकिन उसके बाद मेंडलीफ आ गए थे, इन सभी का निचोड़ लेकर के वो अपनी आवर्त सारणी बना दिया और उन्होंने कुछ ऐसे तत्वों की भविष्यवाणी भी कर दिया था जिनकी खोज नहीं हुई थी। और जब खोजा गया तो जो मेंडलीफ साहब ने बताया था कि इसका इतना परमाणु भार होगा, ये इस रंग का होगा, सफ़ेद होगा कि काला होगा कि खट्टा होगा कि मीठा होगा कि गोरा होगा, वो सेम उन्हीं की कही हुई बातें उन पर उनके गुणधर्म के रूप में उभर कर आ गए। फिर भी कुछ कमियां रह गई थी मेंडलीफ की आवर्त सारणी में। जैसे आपको बताया गया था कि इन्होंने समस्थानिकों का स्थान नहीं दिए थे। आपको उदाहरण के रूप में बताया गया था प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये तीनों समस्थानिक हैं, लेकिन फिर भी इनको स्थान नहीं दिया गया था। दूसरी बात आपको दिया गया था, यहाँ पर बताया गया कि कोबाल्ट और निकिल, अगर परमाणु भार के बढ़ते क्रम में कोबाल्ट और निकिल को रखा गया था तो निकिल का जो परमाणु भार था वो ज़्यादा था, कोबाल्ट का परमाणु नहीं, निकिल का परमाणु भार कम था, कोबाल्ट का ज़्यादा था। फिर भी कोबाल्ट को पीछे रखा गया था, निकिल को आगे रखा गया था। जबकि मेंडलीफ ने कहा था कि मैं तत्वों को जो वर्गीकरण किया हूँ परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा हूँ। लेकिन फिर भी यहाँ निकिल का कम था जिसको आगे कर दिया गया था, यह भी एक दोष था। इसी प्रकार से टेल्यूरियम और आयोडीन में भी देखने को मिला था कि आयोडीन का परमाणु क्रमांक टेल्यूरियम से ज़्यादा कम था, लेकिन फिर भी आयोडीन को आगे रख दिए थे मेंडलीफ साहब, इसकी व्याख्या नहीं कर पाए थे। तो मतलब कुछ न कुछ कमियां रह गई थी। फिर भी मेंडलीफ साहब एक बहुत विद्वान वैज्ञानिक थे और एक दार्शनिक भी थे कह लीजिए, क्योंकि उन्होंने भविष्यवाणी किया था और उनकी भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक हुई। और जो तत्व खोजना था, जो तत्व नहीं मिले थे, उनकी भी खोज हो गई थी। तो इन सबको देखते हुए एक और वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक मोजरे। कौन थे? वैज्ञानिक मोजरे। बहुत ही अच्छा नाम है, ध्यान रखिएगा। कौन कौन थे? वैज्ञानिक मोजरे। मोजरे साहब आए। भाई आपको पता है कि 1871 में मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी दिया था। लेकिन मोजरे साहब कब आए थे? मोजरे साहब आए थे 1913 में। ठीक है, 1913 में जब मोजरे साहब ने इन सभी, चाहे वो डोबेर आइलैंड का त्रिक नियम हो, चाहे न्यूलैंड का अष्टक नियम हो, चाहे लोथर मेयर ग्राफ हो, चाहे मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी हो, सभी को बड़ी डिटेल से देखा। और फिर उन्होंने एक दिमाग लगाया कि यदि तत्वों को परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम में रखा जाए तो कुछ हद तक इसकी कमियां दूर हो जाती हैं। और उन्होंने सारे तत्वों के जो परमाणु क्रमांक थे उसके आधार पर तत्वों को सजाया और एक चार्ट बनाया, और जिसको कहा जाता है, हकीकत तो ये है कि ये मोजरे साहब ने बनाया। लेकिन चूंकि मेंडलीफ ने बहुत मेहनत किया था, इसीलिए मोजरे साहब ने कहा कि हमने जो मेंडलीफ की आधुनिक जो मेंडलीफ की सारणी है इसको हमने संशोधित कर दिया है, और इसलिए इस सारणी का नाम होगा मेंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी। क्या होगी? मेंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी। क्लियर? तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी को संशोधन करके मोजरे साहब ने जो प्रस्तुत किया, जो बनाया,
उसी को कहा गया मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, संशोधित आवर्त सारणी किसकी, मेंडलीव की। क्लियर। तो कौन दिया था इसको, मोजले साहब ने दिया था। भले वो मेंडलीव के नाम पर हो, लेकिन ध्यान रखिएगा मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी मोजले साहब ने दिया था, या एनसीईआरटी का वर्ड है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आइए उन्होंने क्या किया था कि मोजले साहब ने क्या किया, सारे तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रख दिया। जैसे यहाँ हाइड्रोजन का 1 परमाणु क्रमांक होता है, फिर हीलियम का 2 होता है, लिथियम, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, क्लोरीन 9, नियान 10, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, सभी को उन्होंने क्या कर दिया, सजा दिया। और जब सजाया गया तो ये देखा गया कि भैया कि जो यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा था कोबाल्ट और निकेल, जो डिस्टर्ब हो रहा था कोबाल्ट, निकेल, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जब परमाणु क्रमांक रखा गया तो देखा गया कि कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27 आता है और निकेल का परमाणु क्रमांक 28 आता है, और बिल्कुल फिट बैठता है, यानी हटाना भी नहीं पड़ा। और परमाणु क्रमांक के आधार पर निकेल को मेंडलीव साहब ने आगे किया था, आगे रखा था कोबाल्ट से, तो परमाणु क्रमांक के आधार पर भी वह आगे निकल गया और कोबाल्ट पीछे रह गया। इसी प्रकार से टेल्यूरियम और आयोडीन का परमाणु क्रमांक कम था, लेकिन फिर भी मेंडलीव ने आगे रखा। लेकिन जब मोजले साहब ने परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा तो देखा कि आयोडीन का परमाणु क्रमांक टेल्यूरियम के परमाणु क्रमांक से ज्यादा होता है, और इसलिए आयोडीन को भी आगे कर दिया गया। और यह तथ्य दे दिया गया कि परमाणु क्रमांक आयोडीन का ज्यादा था, टेल्यूरियम का कम था, इसलिए आयोडीन को आगे किया गया। क्लियर। तो ये इस प्रकार से जो संशोधित करके बनाया गया, तो इसमें क्या है, मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी क्या है, इसको देखिए। क्या किया गया, तत्वों को क्या किया गया कि 8 वर्ग तो पहले से था। जब मोजले साहब आए तो कुछ अक्रिय गैसों की भी खोज हो गई थी, और अक्रिय गैसों को हमने क्या किया, शून्य वर्ग में उन्होंने रख दिया कि चलो भाई हीलियम तो पहले से मिला था, लेकिन हीलियम के अलावा भी जो अन्य गैसें थी उनकी खोज हुई थी, तो उन्होंने कहा भाई इनको भी अलग से रख दिया जाए, ये नोबल गैसें हैं, श्रेष्ठ गैसें हैं, इसलिए इनको सारणी में शून्य वर्ग कह दिया जाए, और शून्य वर्ग रख दिया गया। इसलिए कुल मिलाकर के जो मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ग अर्थात 9 समूह बना दिए गए हैं। क्लियर। और ये जो इस प्रकार की खड़ी लाइनें हैं ना, ये समूह होता है, ग्रुप होता है, या वर्ग होता है। अब देखिए यहाँ पर जो ये इस प्रकार की लाइन है, सीधी क्षैतिज लाइनें हैं, इनको कहते हैं हम आवर्त। ठीक है। तो इसमें कितने आवर्त हैं भैया, 7 आवर्त हैं। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 आवर्त हैं, और इन 7 आवर्तों को 10 क्षैतिज लाइनों में विभाजित किया गया। ध्यान रखिएगा 7 क्षैतिज। अब देखिए यहाँ लिखाने की आवश्यकता नहीं है, जो इम्पोर्टेंट चीज होगा हम उसको लिखवाएंगे, इसलिए आप वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा। जहां अगर आपको समझ में ना आए वहां पर देख लीजिएगा। इन 7 आवर्तों को 10 क्षैतिज लाइनों में विभक्त कर दिया गया है, अर्थात एक लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, 5वीं लाइन, 6वीं लाइन, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, यानी 7 आवर्तों को 10 क्षैतिज लाइनों में बांट दिया गया है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, पहला इंपॉर्टेंट क्या है, मोजले साहब 1913 में मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी दिया गया, आवर्त सारणी दिया। क्या यहाँ जो मैं लिख रहा हूं यह दिखाई दे रहा है, एक बार मैं चेक कर लूं। हाँ 1 मिनट, थोड़ा सा भाई, थोड़ी सी, ठीक है। चलिए हमने थोड़ा सा वीडियो पीछे किया, मतलब कैमरा तो थोड़ा पीछे कर दिया।
तो देखिए सन 1913 में मोजले साहब ने मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी दिया और इस सारणी के अनुसार क्या होता है, कितने वर्ग हैं ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, कितने वर्ग हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा वर्ग की संख्या, वर्ग बराबर कितने हैं 9, कितने हैं 9। और यहाँ पर से जो आपके आवर्त हैं, आवर्त आपके हैं कितने 7, और 7 आवर्तों को 10 क्षैतिज लाइनों में बांट दिया गया है और इनको बांट दिया गया है 10 क्षैतिज लाइनों में, 10 क्षैतिज पंक्तियों में बांटा गया। ठीक है। और अब इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी पूछा करता है कि लघु आवर्त क्या है, दीर्घ आवर्त क्या है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो यहां से देखिए क्या होता है कि इसमें जो पहला आवर्त है, यानी पहले आवर्त में सिर्फ 1 और 2 तत्व हैं, तो जो पहला आवर्त है इसको हम क्या कहेंगे, पहले आवर्त को, पहला आवर्त आपका क्या हो जाएगा, पहला आवर्त आपका हो जाएगा, इसका नाम जो होता है वो होता है आपका पहला, दूसरा और तीसरा। यहाँ देखिए पहला, दूसरा, तीसरा और 7वां, ये पहला आवर्त, दूसरा प्लस तीसरा प्लस 7वां, 7वें में एक लाइन है, ये इंपॉर्टेंट है, एक लाइन है। ठीक है। 7वें में एक लाइन, पहले में एक लाइन, दूसरे में और तीसरे में। जबकि चौथा, पांचवा, छठवां, चौथे आवर्त, पांचवें आवर्त और छठवें आवर्त को 2-2 लाइनों में रखा गया है। जबकि चौथे, पांचवें और छठा आवर्त को 2-2 लाइनों में, 2-2 लाइनों में बांटा गया है। ये क्लियर। तो यहाँ 4, 5, 6 यानी 2-2 बांटा गया, 6 यहाँ हो गया और 1, 2, 3 और पहला 4, 6, 4, 10 यानी कुल मिलाकर के 7 आवर्तों को 10 क्षैतिज लाइनों में बांटा गया है। क्लियर। अब इसके पश्चात देखिए यहाँ पर जो आपका पहला आवर्त है, क्या है, जो आपका पहला आवर्त है जिसमें 2 तत्व हैं। अब ध्यान से देखिएगा, क्या ये पूरा वीडियो दिखाई दे रहा है, मैं एक बार और चेक कर लूँ, इसकी बात थोड़ी स्पीड से आपको बताए दे रहे हैं। हाँ ठीक है, सही है। जहाँ आपको वीडियो समझ में ना आए वहाँ थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा। आपके मोबाइल के ऊपर एक स्टार होता है, वहाँ पर आप दबाइए, अपने आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ाने के ऑप्शन आ जाते हैं, बढ़ा करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए होता क्या है कि जो पहला आवर्त है, यहाँ ध्यान रखिएगा, पहला आवर्त पहले आवर्त में, या इसको हम ऐसे लिख लें, क्या, रुक जाओ, आवर्त तत्वों की संख्या और यहां आवर्त का नाम, आवर्त का नाम। ये तो जो पहला आवर्त है आपका भैया, जो पहला आवर्त है ये, इसमें तत्वों की संख्या 2 है और इसको कहते हैं भैया
अति लघु आवर्त, अति लघु आवर्त। ये पहले आवर्त में सिर्फ दो तत्व हैं जिनको अति लघु आवर्त कहते हैं, और तीसरा आवर्त ये है, तीसरा आवर्त ये है। तो यहां लिख देंगे दूसरे प्लस तीसरे में, इसमें जो है 8 तत्व हैं जिसको हम कहते हैं लघु आवर्त। क्या कहते हैं? लघु आवर्त कहते हैं। ये तो 2 3 हो गया। अब उसके बाद चौथा और पांचवा है ना, चौथा और पांचवे में कितने तत्व भैया आप गिन लीजिए। चौथे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 18 कितने हैं? 18 तत्व, ध्यान रखिएगा। 18 हैं तत्व जिनको हम कहते हैं, क्या कहेंगे? आपको कह सकते हैं दीर्घ आवर्त। क्या कहेंगे? दीर्घ आवर्त। ये दीर्घ आवर्त हो जाएगा, ठीक है। यानी आपको चौथा और पांचवा को हम क्या कहेंगे? दीर्घ आवर्त कहेंगे, जिसमें 18 तत्व हैं, आप काउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चौथा पांचवा हो गया, छठवां बचा आपका कौन सा? छठवें में क्या बचा आपको भैया? छठवें में काउंटिंग कर लीजिए कितना, देख लीजिए भैया, ठीक है। छठवें में क्या भैया? छठवें आवर्त को हम कहते हैं, पहले ध्यान रखिएगा, इसमें 32 तत्व हैं जिसको हम कहते हैं अति दीर्घ आवर्त। अति दीर्घ आवर्त, ये ठीक है। अब 32 तत्व कहाँ भैया? जरा देख लीजिए, इसमें क्या है? छठवां में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। 18 तो यहाँ हो गए। और पता है यहाँ से जो सीरियम है ना, यहाँ पर सीरियम था आपका सीई, जरा देखिए कहाँ 58 56 57, लैंथनम के बाद 57 तक लैंथनम है। लैंथनम के बाद जो आपका 58 आता है सीरियम आता है। सीरियम से यहाँ ल्यूटीशियम तक इसी छठवें आवर्त में था। सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक जो तत्व थे इसी छठवें में थे। तो 18 इसमें थे, 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। क्लियर? छठवें आवर्त में कितने हैं? 32 तत्व होते। 32 तत्व हैं, इसको अति दीर्घ आवर्त कहते हैं, अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। जरा काउंटिंग करिए छठवें में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तो हैं। लेकिन भैया इसी में छठवें में ही लैंथनम के बाद सीरियम आता है। भाई लैंथनम 57 है, सीरियम 58 है, तो इसके आएगा। लेकिन सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक परमाणु क्रमांक 58 से लेकर के 71 तक, देखिए 72 तो है यहाँ पर, 57 से 72 के बीच जो तत्व है उनको अलग यहाँ पर रख दिया गया है। क्योंकि यहाँ अगर यहाँ पर रखेंगे तो आवर्त सारणी में इन तत्वों की स्थिति थोड़ा गड़बड़ा जाती है, मतलब आवर्त सारणी बिगड़ जाती है। गुणों में बहुत अंतर होने के कारण इनको बाहर रख दिया गया है। तो कुल मिलाकर के 14 यहाँ पर, 18 यहाँ पर, 32 तत्व हैं छठवें आवर्त में। तो 14 तत्वों को सीरियम से ल्यूटीशियम तक के तत्वों को आवर्त सारणी से बाहर रख दिया गया है। चूंकि लैंथनम के बाद है ये तत्व, और इन तत्वों के जो 14 तत्वों को बाहर रखा गया है, इनके गुण लैंथनम से मिलते जुलते हैं। इसलिए इस सीरीज में इन 14 तत्वों को एक सीरीज बनाई गई और इनको कहा गया लैंथेनाइड तत्व। क्लियर? क्या कहा गया? लैंथेनाइड तत्व। तो छठवां आवर्त है भैया 32 तत्व, जिसे अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। चलिए छठवां हो गया भैया। अब देखिए इसमें क्या होता है भैया, जो 7वां आवर्त है ना, 7वां कहाँ है? यहाँ पर ये। तो 7वां आवर्त देखिए, 7वां जो आवर्त है इसमें क्या भैया? अपूर्ण। ये क्या है? ये अपूर्ण है। क्या ये? अपूर्ण। ये अपूर्ण है, ये अपूर्ण है, लेकिन फिर भी 23 तत्व हैं। 23 तत्व और ये अपूर्ण है।
ठीक है। अब अपूर्ण कैसे है देखिए, सातवें में 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए 89 यहाँ है और 89 के बाद 104 शुरू हो गया है, तो 89 और 104 के बीच क्या है, 89 के बाद 90 आता है, 104 के पहले 103 आता है, तो 90 से 103 वाले जो तत्व हैं, 90 से 103 वाले तत्वों को अलग रख दिया गया है सातवें आवर्त के ही तत्व, लेकिन इनको क्या किया गया, 89 तक रखा गया और फिर 89 के बाद 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 1 2 3 इनको अलग रख दिया गया और 104 से फिर शुरू कर दिया गया। क्लियर, कहा गया अगर इनको यहाँ रखा जाएगा तो इनके गुणधर्म, इन तत्वों के गुणधर्म से जो सातवें आवर्त में उपस्थित तत्व हैं, इनके गुणधर्म से मैच नहीं करता है, इसलिए इन तत्वों को अलग रखते जाओ। कुल कितने तत्व हैं, 14 यहाँ है, 15 16 17 18 19, कितने गए 19 20 21 22 23, कुल कितने तत्व हैं भैया, 23 तत्व। सातवें आवर्त में कितने तत्व हैं, 23 तत्व हैं। 23 में अपूर्ण है, 14 यहाँ पर हैं, 15 16 17 18 19, अभी 1 2 3 4 20 21 22 23 4 तत्व खोजने बाकी हैं, तो इसलिए सातवां आपको जो आवर्त है वो अपूर्ण है। अब चूंकि जो यहाँ पर थोरियम से लेकर के 90 से 103 के बीच के तत्वों को अलग से सीरीज में बनाई गई, इनको एक्टिनाइड कहते हैं। क्यों एक्टिनाइड कहते हैं, क्योंकि 89 जहाँ एक्टिनियम है, एक्टिनियम के बाद ही पहली बात तो ये, और एक्टिनियम के गुणों से मिलते जुलते रहे गुणों को दर्शाते हैं, इसलिए इनको कहा गया एक्टिनाइड। क्लियर, तो पहला आवर्त आपको क्या कहलाएगा, पहला आवर्त कहलाएगा अतिलघु आवर्त जिसमें 2 तत्व हैं, दूसरा और तीसरे में 8 तत्व हैं जिन्हें लघु आवर्त कहते हैं, चौथे पांचवें में 18 तत्व हैं जिनको दीर्घ आवर्त कहते हैं, छठवें आवर्त में 32 तत्व हैं जिनको अति दीर्घ आवर्त कहते हैं, सातवें आवर्त में 23 तत्व हैं, अभी 4 ठो नहीं मिले हैं, इसलिए अपूर्ण आपका आवर्त कहलाता है। क्लियर, ये रही आपकी मंडलीक की संशोधित आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या और आवर्तों की संख्या। क्लियर, अब अब देखिए ये तो हो गया आपका, अब इसको थोड़ा सा देखिए गुण दोष के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम यहाँ मिटा करके हम कुछ लिखेंगे। क्लियर, चलिए हो गया। बड़े ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया, क्योंकि अगर कुछ करना है तो कुछ पढ़ना है। अगर हमें ज़िंदगी में कुछ करना है तो कुछ करना ही पड़ेगा, और अगर पड़े रह गए उन्हीं के चक्कर में तो उन्हीं के चक्कर में फिर हम रह जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए पढ़िए लेकिन थोड़ा हिसाब से। चलिए अब देखिए दोषों का निराकरण, दोषों का निराकरण। तो पहला निराकरण क्या भैया, जो आपका निकेल था, निकेल का जो परमाणु भार था वो 58.71 था, और जो आपका कोबाल्ट था उसका था भैया 58.93। ये ठीक है। जब मेंडलीव ने रखा था निकेल कोबाल्ट को, तो निकेल का देखिए कम है, कोबाल्ट का ज्यादा है परमाणु भार, लेकिन फिर भी निकेल का कम होने के बावजूद रखा गया था आगे, जो कि गलत था। लेकिन जब परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया तो निकेल का परमाणु क्रमांक आ गया 28 और कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक आ गया 27, और लोग कह दिए और मोदी साहब ने कह दिया कि इसका परमाणु क्रमांक कम है, इसलिए इसको पीछे रख दिया गया, और इसका जो निकेल का ज्यादा है इसलिए इसको आगे रख दिया गया। तो मेंडलीव ने जहां तत्वों को रखा था उसको हटाया भी नहीं गया और परमाणु क्रमांक के आधार पर सेट हो गया, और इसलिए लोग खुश हो गए कि वाह मोजले साहब आपने तो गजब कर दिया, बाबा का उद्धार आपने कर दिया, है ना। इसी प्रकार आपका जो टेल्यूरियम है टी, इसका जो परमाणु भार था वो 127.60 था, और आयोडीन का जो परमाणु भार था 126.90 था।
आयोडीन का कम था लेकिन फिर भी इसको क्या किया गया था, देखिए आयोडीन कितना 126, टेल्यूरियम का कितना 127, आयोडीन का कम था लेकिन फिर भी इसको आगे रखा गया था मेंडेलीव की आवर्त में। टेल्यूरियम का ज्यादा था, यहाँ देखिए यहाँ से स्पष्ट है, टेल्यूरियम का परमाणु भार 127.60 है, फिर भी इसको पीछे रखा गया था। लेकिन जब परमाणु क्रमांक देखा गया तो टेल्यूरियम का परमाणु क्रमांक 52 आया गया और आयोडीन का 53 आ गया, तो इसको भी हटाया नहीं गया। लोग मोदी साहब ने कहा बाबा रुकिए, हम आपके तत्वों को नहीं हटाएंगे। भैया क्यों नहीं हटाएंगे? क्योंकि टेल्यूरियम का परमाणु क्रमांक 52 है और आयोडीन का परमाणु क्रमांक क्या 53 है, इसलिए परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में जब रखा जा रहा है तो इनको हटाने की आवश्यकता नहीं है। तो बाबा को कुछ तसल्ली मिली और लोग कहे वाह भाई आप तो बहुत संस्कारी हैं, जो बाबा के बने बनाए काम को हटा नहीं रहे हैं बल्कि उन्हीं को और प्रेरित कर रहे हैं, उन्हीं की बड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला एक तो हो गया कि दोषों का निराकरण हो गया। ठीक है, दूसरा इनका क्या था दूसरा यहाँ पर क्या था, हाँ देखिए जो आपका जो समस्थानिक थे ना, समस्थानिकों में ये आपका आया था H1 2 H2 सॉरी हाँ 1H1 1H2 और 1H3 ये तीन हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक प्रोटियम ड्यूटीरियम ट्राइट्रियम, तो इनको मेंडलीव साहब ने नहीं रखा था, है ना, मेंडलीव साहब ने इनको नहीं रखा था। तो लोगों ने कहा क्यों नहीं रख रहे हैं इनको, तो कहे भैया भी इनकी बात ना करो। लेकिन मोदी साहब ने कहा कि मेंडलीव साहब आप परेशान मत होइए, इनका परमाणु क्रमांक सबका एक ही है, इसलिए इनको अलग रखने की आवश्यकता नहीं है, एक ही जगह सब ठूंस करके भर दो, एक ही जगह फिक्स कर दो, इनको अलग हम नहीं रख सकते हैं। तो कहा वाह भाई ये भी बात सही है कि जब परमाणु क्रमांक एक ही है तो एक जगह सब रख दो, अर्थात समस्थानिकों को भी जगह अच्छे से मिल गया। तो दूसरा क्या था, समस्थानिकों को जगह मिल गया, निराकरण हो गया। तीसरी बात क्या थी भाई, आप देखिए तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपके पास दो क्वेश्चन आ गए क्या कि दोषों का निराकरण में आपको बताया गया टेल्यूरियम और किसका, आयोडीन का, और निकल और कोबाल्ट का। दूसरी बात समस्थानिकों के दोषों का जो स्थान था उसके भी दोषों का निराकरण हो गया। चलिए ये तो हो गया। अब और देखिए क्या है, देखिए कुछ दोष अब इसके बाद देखिए कुछ दोष, फिर भी कुछ ना कुछ तो दोष बचा ही रह गया था भैया। दोष यहाँ बड़ी गजब की, मोदी साहब इतना परेशान हुए लेकिन फिर भी लोग दोष निकालने वाले तो निकालते रहते हैं। आजकल किसी से रोड पर बोल दो तब भी लोग दोष निकाल देते हैं कि ये रोड पर क्यों बोला, और उस पर इतना क्लेश लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब क्या करें, वही कहावत है ना कि कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी चलते रहते हैं ना। बहुत से लोग हैं, तमाम लोग हैं, आपके खुद जो अगल बगल रहते हैं पड़ोसी, वो खुद ही आपके ऊपर दोष लांछन लगाना शुरू कर देंगे। इसलिए आप उतना ही बोले जितना काम चले, ज़्यादा बोलना ना आपके लिए ना आपके परिवार के लिए सही है, बल्कि और खटास बढ़ जाएगी। इसलिए बोलो लेकिन कम बोलो। कबीरदास जी भी कहे थे कि बाणी ऐसी बोलिए मन का आपा कोई, औरन को शीतल करें आपों शीतल होए। ऐसी इस प्रकार के तमाम है दोहे, लेकिन यहाँ पर केमिस्ट्री चल रही है, हम इतने नहीं चला रहे हैं। कभी भी भूल करके भी रोड पर किसी से मत बोलना, ठीक है, बोलना जिनको अच्छे से पहचानते हो, उनके घर वालों को। चलिए तो पहला दोष क्या था, देखिए पहला दोष ये था कि हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन की स्थिति विवादास्पद बनी रही। अब ये आखिर हाइड्रोजन के स्थान मोदी साहब ने भी नहीं दे पाया। लोगों ने अब क्यों नहीं दे पाया भाई, इसलिए नहीं दे पा रहे थे क्योंकि देखिए क्या है, हाइड्रोजन जो है अगर सोडियम से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा भैया, सोडियम हाइड्राइड बनाएगा। पोटेशियम से रिएक्शन करेगा, पोटेशियम हाइड्राइड बनाएगा। अगर अब इस देखिए, अगर इनको हम अपघटित करवा दें
तो सोडियम प्लस निकलेगा और हाइड्रोजन माइनस। यहाँ अगर हम विघटित करवा दें तो पोटेशियम प्लस निकलेगा और हाइड्रोजन माइनस के रूप में निकलने मजबूरी हो गई। अर्थात यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कार्य कर रहा है, विद्युत ऋणात्मकता का कार्य कर रहा है। लेकिन जरा यहाँ पर देखिए, अगर इसको 7वें वर्ग में उपस्थित तत्वों से रिएक्शन करवा दिया जाए, जैसे H का क्लोरीन से करवा दिया जाए तो HCl बनेगा, ठीक है। H का आयोडीन से करवा दिया जाए या ब्रोमीन से करवा दिया तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनेगा। अब अगर इनका विद्युत अपघटन किया जाए तो यहाँ H प्लस के रूप में निकलेगा और Cl माइनस के रूप में। यहाँ आपको क्या बनेगा, H प्लस के रूप में निकलेगा, यहाँ पर Br माइनस के रूप में निकलेगा। तो एक जगह हाइड्रोजन क्या भैया विद्युत धनात्मक का कार्य कर रहा है, एक जगह हाइड्रोजन विद्युत धनात्मक का कार्य कर रहा है और एक जगह हाइड्रोजन विद्युत ऋणात्मक का कार्य कर रहा है। तो कहाँ रखें, किस जगह रखें हाइड्रोजन को, किस जगह सेट करें? तो मोजले साहब भी इसको सेट नहीं कर पाए और इस प्रकार से इसका एक दोष ये रहा कि हाइड्रोजन की स्थिति विवादास्पद बनी रही। क्लियर? दूसरी इसका दोष क्या था भैया, और देखिए क्या है, असमान तत्वों को, दूसरा दोष क्या था, असमान तत्वों को एक साथ, असमान तत्वों को एक साथ व समान तत्वों को अलग अलग रखना। यही हाल मेंडलीव का भी था। मेंडलीव ने जो समान गुणधर्म वाले तत्व थे उनको अलग अलग कर दिया था और जिनके गुण नहीं मिलते जुलते थे उनको एक में रख दिया था। मोजले साहब भी वही गलती कर गए। जैसे देखिए यहाँ पर, देखिए पहला यहाँ पर क्या भैया, फर्स्ट वर्ग और सेकंड वर्ग, जो पहला वर्ग है उसका उपवर्ग ए और उपवर्ग बी। यहाँ देखिए, यहाँ आपका सिल्वर है, आपका यहाँ आपका गोल्ड है। क्या इनके गुणधर्म पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम से मिलते जुलते हैं? अरे बिल्कुल नहीं मिलते जुलते भैया। ये मुद्रा धातुएं हैं और ये आपके क्या हैं, ये आपकी मुद्रा धातुएं हैं भैया, कम सक्रिय हैं, लेकिन ये बहुत सक्रिय धातुएं हैं। इनको क्षारीय धातु कहते हैं और इनको हम क्या कहते हैं, मुद्रा धातुएं कहते हैं। इनके गुण मिलते जुलते नहीं है, फिर भी इनको एक वर्ग में रख दिया गया है। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात देखिए, और क्या आपको मिलता है इसमें भैया, कॉपर, मरकरी और प्लैटिनम कहाँ है, खोजिए कहाँ है प्लैटिनम। ये प्लैटिनम यहाँ है और क्या देखिए प्लैटिनम हो गया और कॉपर कहाँ भैया, देखिए कॉपर और मरकरी कहाँ, या देखिए 80 पर मरकरी है यहाँ पर। तो देखिए मैं थोड़ा इसको मिटा करके दूसरा समझाने जा रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। मेरे पास जगह की शॉर्टता है इसलिए मैं बार बार मिटा रहा हूं। आप बड़े ध्यान से देखिएगा, परेशान मत होइएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बात हो रही, प्लैटिनम की बात हो रही, मरकरी की बात हो रही, कॉपर की बात। तो कॉपर कहाँ, देखिए कॉपर यहाँ पर है, कहाँ पर है, ये यहाँ पर कॉपर। मरकरी कहाँ है, कॉपर यहाँ, मरकरी यहाँ और प्लैटिनम यहाँ। प्लैटिनम यहाँ कहाँ, प्लैटिनम ये प्लैटिनम यहाँ, कॉपर यहाँ, मरकरी यहाँ। देखिए इन तीनों के गुणधर्म मिलते जुलते हैं, इन तीनों के गुणधर्म मिलते जुलते हैं, लेकिन फिर भी कॉपर, मरकरी, प्लैटिनम को अलग अलग रख दिया गया है। इनके गुणधर्म में समान, फिर भी अलग अलग समूहों में रखा गया। ठीक है, तो मोजले साहब ने इसको भी
दोष को दूर नहीं कर पाए। फिर इसके बाद और कौन सा है भैया देखिए, जो मेंडलीव साहब, हाँ देखिए तीसरा क्या है, इसको मिटा दे तब बताएंगे क्योंकि फिर जगह नहीं बचती है। और देखिए दोष क्या है इनका, तीसरा दोष देखिए, आठवें वर्ग में तत्वों को तीन समूहों में रखा, तीन समूहों में रखना, ये सबसे बड़ा दोष था। देखिए मेंडलीव ने तो कहा था कि भैया वर्ग की संख्या उसकी संयोजकता होती है। तो ये जो तत्व है यहाँ पर फेरिक, कोबाल्ट, निकेल, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, ये सब जो तत्व हैं 8वें वर्ग में, इनकी वैलेंसी 8 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी तत्वों की सभी यौगिकों में अलग अलग वैलेंसी हो सकती है, होती है। जैसे यहाँ पर देखिए मैं आपको कुछ बता दूं, अगर फेरिक की वैलेंसी देखा जाए तो फेरिक की वैलेंसी भैया आपको +2 होती है, +3 होती है, कुछ यौगिकों में +4 होती है, कुछ में 5 होती है और कुछ में 6 होती है फेरिक की वैलेंसी। जबकि जो फेरिक के बाद आपका कोबाल्ट है, कोबाल्ट ये कहाँ है, ये कोबाल्ट की जो वैलेंसी होती है वो +2 होती है, कुछ यौगिकों में +3 होती है और कुछ यौगिकों में +4 होती है। जबकि जो निकेल होती है भैया, इसकी जो वैलेंसी कुछ यौगिक में 2 होती है और कुछ यौगिक में 3 होती है। परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं डी ब्लॉक के तत्व, और ये डी ब्लॉक के तत्व हैं, इनको हम आगे चढ़ करके जब डी ब्लॉक के तत्व पढ़ाएंगे तो वहाँ पर डिटेल में आपको समझाया जाएगा। मेंडलीव ने कहा था इनकी संयोजकता क्या होनी, 8 होनी चाहिए, लेकिन हकीकत ये है कि फेरिक, कोबाल्ट, निकेल, इनकी संयोजकता अलग अलग होती है। कुछ यौगिकों में फेरिक की 2 होती है, कुछ में 3 होती है, कुछ में 4 होती है वैलेंसी, कुछ में 5, कुछ में 6। जबकि कोबाल्ट की कुछ यौगिक, कोबाल्ट के ही यौगिक में कोबाल्ट की वैलेंसी +2 हो सकती है, +3 हो सकती है, +4 हो सकती है। निकेल की +2 हो सकती है और +3 हो सकती है। इस प्रकार से इनकी वैलेंसी भी क्लियर नहीं हो कर पाए मुझे साहब, और यह भी एक दोष रहा कि 8वें वर्ग में तत्वों को 3 समूहों में रख दिया गया। फिर देखिए अगला एक क्या है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, है ना। चूंकि अब जो इतने तत्व थे, जो 14 तत्व यहाँ है आपका सीरियम से ल्यूटीशियम तक और जो थोरियम से लॉरेंशियम तक हैं, ठीक है, इन तत्वों को अलग रख दिया गया। क्या इनको रखने के लिए कोई जगह नहीं थी? अरे इनको भी किसी कोने में सेट कर देना चाहिए। लेकिन अगर से अब वो भी क्या करें, अगर वो रख भी रहे हैं कमरे में अपने तो गड़बड़ हो जा रहा है। भाई आप ही हैं, आप तो चाहते हैं कि इनको रख लें, पड़ोसी को रख लें, लेकिन आपको डर लग रहा है क्या इनको रखने से कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो यहाँ पर वही हाल है, ये मोजले साहब इनको रखना तो चाह रहे थे, लेकिन इनको सारणी में रखने से डिसबैलेंस हो जा रहा था क्योंकि इनके गुण सब अलग अलग थे। इसलिए मोजले साहब ने इनको अलग ही रखना उचित समझा कि चलो हटाओ, गाली देगा लेकिन इनको अलग रख दो। तो कहने का मतलब लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों को सारणी में स्थान नहीं दिया गया, जबकि देना चाहिए, पर नहीं दिया गया। तो हम लोग भाई क्या करें, जो दिया गया है वही आपको बताया जा रहा है, इनको बाहर रख दिया गया। यह भी एक सबसे बड़ा दोष था। तो इस प्रकार से मोजले साहब ने बहुत अच्छी सारणी बनाई और मोजले साहब ने परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में तत्वों को रख करके पर आवर्त सारणी बनाया था, जिसे मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी, मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी कहा जाता है। तो यह रहा आज आपकी मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, दीर्घाकार आधुनिक आवर्त सारणी, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले हम तत्वों को याद करने के ट्रिक बताएंगे,
फिर उसके बाद चर्चा करेंगे और जब सारे तत्वों को याद हो जाएंगे तो इनके गुण धर्मों को बताना शुरू कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी से जल्दी मेरे 500 सब्सक्राइबर पूरे करिए। आप सभी लोग एक एक ग्रुप में आप भेजना शुरू कर दीजिए ताकि इस महीने तक 500 मेरे सब्सक्राइबर पूरा हो जाए। वैसे भी 450 होने वाले हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।